चलिए एक नए अध्याय में एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है जयशंकर प्रसाद के जीवन से संबंधित, अर्थात जयशंकर प्रसाद की जीवनी की चर्चाएं करेंगे इस एपिसोड में। और 2024 की जो बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही है, खास तौर पर यूपी बोर्ड के लिए, तो इस परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जीवन परिचय से संबंधित। और इस 5 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दें कि जो हमारा उत्तर होगा एक अच्छा उत्तर बन सके। यानी एक अच्छे उत्तर लिखने के लिए हमें कौन कौन से बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा, जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां, यानी जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियों को सबसे पहले लिखेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी साहू के वैश्य परिवार में 1890 में हुआ था। और उनके माता पिता एवं बड़े भाई के निधन के बाद परिवार के समस्त उत्तरदायित्व जयशंकर प्रसाद के ऊपर ही आ गया। यानी व्यवसाय से संबंधित अन्य जो कार्य हुए जयशंकर प्रसाद के अंतर्गत में ही होने लगे, यानी स्वयं करने लगे। और स्वयं अध्याय से ही, यानी घर पर ही जयशंकर प्रसाद ने हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। एक बार हम पुनः बता रहे हैं, यानी घर पर ही रहकर उन्होंने हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया तथा काव्य प्रेरणा को अपने जीवित रखा। यानी काव्य के प्रति जो उनका झुकाव था वो कहीं पर भी कम होने नहीं दिया। और इसी तरह से उनकी रचनाएं करते गए और उन्होंने लगभग 67 रचनाएं किए हैं अपने जीवन काल के अंतर्गत में। तो इसी तरह से उनकी जो मृत्यु हो जाती है, यानी 14 नवंबर 1937 को उनका निधन हो जाता है। तो यह रहा जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां जयशंकर प्रसाद की। जो हमारा अगला हेडिंग होगा, यानी अगला हेडिंग के तौर पर हम लिख सकते हैं उनकी कृतियां, यानी रचनाओं को हम लिखेंगे। तो कृतियां के अंतर्गत उन्होंने 67 रचनाएं किए हैं अपने जीवन काल के अंतर्गत में। यानी पूरे जीवन में 67 जो रचनाएं किए हैं, वह रचना किए हैं जैसे नाटक के तौर पर, उपन्यास के अंतर्गत में, कहानी संग्रह के अंतर्गत में, नाटक, मतलब इस तरह से उन्होंने तमाम तरह की रचनाएं किए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी रचनाएं हैं वह है चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। यानी इस तरह से उनकी जो रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं। यानी एक बार हम पुनः बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको। यानी उनकी प्रमुख रचनाएं है चित्राधार, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, उसके बाद है कानन कुसुम, उसके बाद है झरना, आंसू लहर, कामायनी। इस तरह से उनकी रचनाएं हैं। जब नाटक के अंतर्गत में उनकी रचनाओं को जब हम जिक्र करते हैं तो नाटक के अंतर्गत में उन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। यानी उनकी नाटक रचना है, उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के अंतर्गत में नाटक की रचना किया है। यानी यह चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी यह नाटक के अंतर्गत में इस रचना को किए हैं। जब उनके हम उपन्यास की बातें करते हैं, यानी उपन्यास के अंतर्गत में उन्होंने लिखा है कंकाल, तितली एवं इरावती। जब हम आगे की बातें करते हैं, यानी कहानी संग्रह की जब हम जिक्र करते हैं, तो कहानी संग्रह के अंतर्गत में जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप। तो इस तरह से उनकी कहानी संग्रह है।
यानी अपने लेखन के दौरान उन्होंने तमाम तथ्यों को जिक्र करते हुए नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं और उपन्यास की भी रचनाएं की हैं जयशंकर प्रसाद ने। इसके बाद जब हम भाषा शैली की बातें करते हैं, यानी जो हमारा अगला हेडिंग होगा भाषा शैली, यानी जो भाषा शैली का प्रयोग किया है अपने लेखन के दौरान, तो उन्होंने शुरुआत के दौर में, यानी जब उन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ किया उस दौर में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। यानी ब्रज भाषा के अंतर्गत में उन्होंने तमाम तरह की रचनाएं किए शुरुआती दौर में। और कुछ समय बाद, यानी लेखन के कुछ वर्ष बाद, उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करने लगे अपने लेखन के दौरान, जैसे मुहावरे का प्रयोग, छंद का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग ने उन्हें एक काव्य में अलग पहचान बनाने का अवसर दे दिया। यानी उनकी भाषा शैली में जैसे उन्होंने अलंकार का प्रयोग करना शुरू किया, शुरुआत के दौर में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जबकि कुछ वर्ष बाद उन्हें अनुभव हुआ कि हमें मुहावरे का भी प्रयोग करना चाहिए, छंद का भी प्रयोग करना चाहिए, अलंकार का भी प्रयोग किया। तो इस तरह से मुहावरे, छंद, अलंकार, संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत के सरल शब्दों के प्रयोग ने उनकी काव्य को और अधिक प्रचलित कर दिया, यानी पाठकों के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। जब उनकी हिंदी साहित्य में स्थान की जब चर्चाएं होती है, यानी अगला हेडिंग होगा हिंदी साहित्य में स्थान, यानी जयशंकर प्रसाद के हिंदी साहित्य में स्थान की जब बातें होंगी तो भाव एवं शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी भाव के प्रयोग ने, यानी उनकी जो काव्य आप पढ़ेंगे तो भावनात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने काव्य की रचना किया है, जबकि उनमें शिल्प का भी प्रयोग किया है। तो इस तरह से जो उनकी रचनाएं हैं, काव्य और शिल्प मतलब भाव का प्रयोग से उन्होंने अलग तरह की पहचान बनाई है। और इसी के कारण राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा है कि वे छायावादी काव्य के जनक एवं पोषक होने के साथ साथ आधुनिक काव्य धारा की गौरवमय दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो आधुनिक दौर हमारा जो काव्य का है उसका प्रतिनिधित्व करने का काम जयशंकर प्रसाद ने किया है। यह कह रहे हैं राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, यानी राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने जयशंकर प्रसाद को आधुनिक काव्य धारा के गौरवमयी बताने का कार्य किया है। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद के जीवन से संबंधित तमाम तथ्यों को हम जाने, यानी उनके जन्म से संबंधित अवधारणाओं को जाने, उनकी काव्य कृतियों की जाने हम उनकी भाषा शैली को हमने जानने का प्रयास किया और उनके हिंदी साहित्य में स्थान जो प्राप्त किया है जयशंकर प्रसाद ने, उसकी हम चर्चाएं कर चुके हैं। तो यह वीडियो देखकर आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो देखकर अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।